हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज अपन डिस्कस करेंगे वैक्यूल के बारे में। किसके बारे में? वैक्यूल के बारे में। तो वैक्यूल क्या होती है? वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। किसमें? प्लांट सेल में। तो मैंने क्या बोला? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, मतलब इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसको बोलेंगे? मेम्ब्रेन को। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोल दिया जाता है? टोनोप्लास्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं? वैक्यूल। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोल देते हैं? टोनोप्लास्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर। ठीक है, इसके अलावा सैप, इसके अलावा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, सैप एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट रहता है किसमें? वैक्यूल में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म विच कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एटसेट्रा। ठीक है, अब इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोल दिया? टोनोप्लास्ट बोल दिया। क्या बोल दिया? टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर वैक्यूल है। ठीक है, जैसे मैंने ये सेल बनाई। ठीक है, इस सेल का मतलब मैक्सिमम जो स्पेस है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस ही वैक्यूल हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। तो जो मेम्ब्रेन है, ये जो वैक्यूल है ना, वैक्यूल के अंदर आयंस की, मिनरल्स की, ठीक है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन वो मोर होती है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, वैक्यूल के अंदर साइटोप्लाज्म के कंपेयर में आयंस, मिनरल्स वगैरह की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो साइटोप्लाज्म से अगर मिनरल वैक्यूल के अंदर जाएंगे तो इसमें तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो जो मिनरल जाएंगे साइटोप्लाज्म से वैक्यूल की तरफ, तो उनको जाने के लिए क्या नीड होगी? एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो उनको एनर्जी चाहिए। ठीक है, और जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होती है, उस ट्रांसपोर्ट को अपन क्या बोल देते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोल देते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में मिनरल आयन, इनकी कंसंट्रेशन कम है, वैक्यूल में मिनरल आयन्स वगैरह की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो साइटोप्लाज्म से अगर कोई मिनरल वैक्यूल के अंदर जाता है तो वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। क्या जाता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और उसको अपन क्या बोल देते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब मैं बात करूं अमीबा की। ठीक है, अमीबा के अंदर प्रेजेंट होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा जो होता है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। कौन सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो हेल्प करती है एक्सक्रेशन में। किसमें हेल्प करती है? एक्सक्रेशन में। ठीक है, क्या बताया मैंने? अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो एक्सक्रेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा मैं बात करूं किसकी? प्रोटिस्ट जो होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं, सम प्रोटिस्ट, सारे प्रोटिस्ट नहीं, सम प्रोटिस्ट्स। सम प्रोटिस्ट्स में क्या प्रेजेंट रहता है? फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। क्या बनती है? फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल किस में हेल्प करती है? एंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। किस में हेल्प करती है? एंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल की जब एंगल्फिंग होती है, जब फूड पार्टिकल को एंगल्फ किया जाता है, उसमें हेल्प करती है कौन? फूड वैक्यूल, जो किस में प्रेजेंट होती है? कुछ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वैक्यूल में मैंने क्या बताया?
वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन को अपन टोनोप्लास्ट बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया कि इसके अंदर वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वैक्यूल के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है आयंस एंड मिनरल की वो साइटोप्लाज्म के कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो मॉलिक्यूल्स को अगर साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में जाना है तो वो कैसे जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट और बताना रह गया कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में 90% जो पार्ट होता है, 90% पार्ट वैक्यूल ऑक्यूपाई करती है, 90% पार्ट ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। प्लांट सेल का जो 90% पार्ट होता है वो वैक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, ठीक है। और एक टोनोप्लास्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, और प्लांट सेल में कितना स्पेस कवर करके रखता है, ये 90% स्पेस कवर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया कि अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो एक्सक्रेशन में हेल्प करती है, और प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल प्रेजेंट रहती है जो फूड पार्टिकल की एंगल्फिंग में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, वैक्यूल की। अब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया। किसके बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहले इसको अपन बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोल सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं एटीपी मिल ऑफ सेल, एटीपी की फैक्ट्री, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, इसलिए इसको अपन पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी मिल ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बोलते हैं इसको सेल विद इन सेल। क्या बोलते हैं, सेल विद इन सेल, मतलब सेल के अंदर सेल भी बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनल, मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनल, सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला और सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल ऑर्गेनल है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसका काम क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन करना, ठीक है। इसके अलावा इसको अपन बोल सकते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं, ठीक है। तो दो सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोला जाता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग नाम बताए, कौन कौन सा, पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी मिल ऑफ सेल, सेल विद इन सेल, मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनल, और क्या बताया, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। एक बार और बता देती हूँ, पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी मिल ऑफ सेल, सेल विद इन सेल, मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल ऑफ सेल, और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्या बताया, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ठीक है। अब अपन देखें, बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो मैंने क्या बताया कि इसका काम क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन करना होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं सेल की फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी पे, मतलब सेल कितनी एक्टिव है, कितना काम परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया depends on physiologically activities of
सेल, मतलब सेल कितनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, कितना काम कर रही है, उस पे माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर कोई सेल ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर कोई सेल कम फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या होंगे, कम होंगे। तो मोस्ट एक्टिव सेल में नंबर क्या होंगे, ज़्यादा, और लेस एक्टिव सेल में नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर किस पे डिपेंड करते हैं, सेल की फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल जो होती है, ठीक है, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जो होते हैं वो कम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं। और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ हायर एनिमल्स की, किसकी, हायर एनिमल्स। ठीक है, हायर एनिमल्स में जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल होती है, कौन सी मसल, फ्लाइट मसल, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं। हायर एनिमल्स में जो फ्लाइट मसल होती है उसमें मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फ्लाइट मसल का काम उड़ना होता है ना, वो उड़ने में हेल्प करती है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिलैक्सेशन ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर उसमें क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो ज़्यादा एक्टिव सेल होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, जो कम एक्टिव होगी उसमें कम होंगे। फ्लाइट मसल्स जो होती है बर्ड्स की, उसमें मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में। ठीक है, अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी जो शेप और साइज़ होती है ना वो वेरी करती है। ठीक है, एक तो सॉसेज शेप होती है या फिर ये सिलिंड्रिकल हो सकती है, या तो सिलिंड्रिकल हो सकती है या फिर सॉसेज शेप हो सकती है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, दो मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। एक बात और बता दूं, अगर अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो वो अपने को इजीली विजिबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इजीली विजिबल नहीं होगा। तो उसको विजिबल करने के लिए, उसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको स्टेन करेंगे। अगर अपने को माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। और स्टेन करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, डाई काम में लेते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए जेनस ग्रीन बी डाई काम में ली जाती है। ठीक है, इससे स्टेन करने के बाद में अगर अपन इसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो ये अपने को क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं बताऊं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, मतलब दो मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूअस होती है। जैसे मैं बनाती हूँ इसकी मेम्ब्रेन, ये इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कंटिन्यूअस है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन में, जिनको बोल दिया जाता है क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन तो क्या हो गई, कंटिन्यूअस हो गई। ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको क्या बोल दिया, क्रिस्टी बोल दिया। क्या बोल दिया, क्रिस्टी बोल दिया। ठीक है, तो इसका जो ये जो मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, दोनों मेम्ब्रेन इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है, जो एक तो अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अंदर वाला जो कंपार्टमेंट होता है ये, इसको बोल दिया जाता है मैट्रिक्स। क्या बोल दिया जाता है, मैट्रिक्स। ठीक है,
मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन इसको 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। अंदर वाला कंपार्टमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स, और ये जो स्पेस है 2 मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल दिया जाता है, ठीक है, या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर जो वर्ड होता है वो 2 के लिए काम में लेते हैं, 2 मेम्ब्रेन के बीच में है। किसके बीच में है, 2 मेम्ब्रेन के बीच में है, इसलिए इस स्पेस को क्या बोल दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल दिया, ठीक है। इसकी जो ये क्रिस्टी होती है ना, इस क्रिस्टी के ऊपर ऐसे से ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीसोम, या फिर इनको अपन बोल सकते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। क्या बोल सकते हैं, F0 F1 पार्टिकल। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीसोम ये पूरी पे प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पूरी की पूरी इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, इनको अपन बोल सकते हैं ऑक्सीसोम या फिर F0 F1 पार्टिकल्स बोल सकते हैं, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, F0 F1 पार्टिकल बोल सकते हैं, या फिर ऑक्सीसोम बोल सकते हैं, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, उसमें आएगा ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो भी साइटोक्रोम होते हैं, जो एक डेफिनेट मैनर में अरेंज रहते हैं, वो भी कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ETS में जो भी साइटोक्रोम चाहिए होते हैं, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स में जो क्रेब्स साइकिल होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर होते हैं वो इसकी मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर DNA प्रेजेंट रहता है, DS DNA प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कैसा है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है। इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं, और राइबोसोम कौन से होंगे, 70S टाइप राइबोसोम होंगे। कौन से राइबोसोम होंगे, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्या बताया मैंने, डबल स्टैंडर्ड DNA है और राइबोसोम है 70S। इसका जो DNA होता है ना, वो GC रिच होता है, ग्वानिन और साइटोसिन रिच DNA होता है, इसका GC रिच DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया, 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है, इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्ड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिनको क्रिस्टी बोल दिया, ठीक है। 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। अंदर वाला क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, बाहर वाला क्या हो गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो गया। क्रिस्टिक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर ऑक्सीसोम प्रेजेंट रहते हैं। ETS के लिए जो भी साइटोक्रोम होते हैं वो सारे प्रेजेंट रहते हैं इसके ऊपर। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के लिए जरूरी जो एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, ये अपन जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे उसके बारे में। इसका जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, सिंगल होता है, ठीक है। इसके अलावा GC रिच होता है, ठीक है। इसमें राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात। क्या किसकी बात हो गई, स्ट्रक्चर की। अगर अपन बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, तो कब से बोल रहे हैं कि ATP जनरेट कर रही है, ATP जनरेट कर रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें जो ग्लूकोज होता है, मतलब ग्लूकोज से क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में टूट जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A यहाँ पे आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और वो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन करता है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। थैंक यू।